हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे जैसे कि आपको पता ही है, यूजिस नेट पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जा रहा है। हमने यूनिट नंबर 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की स्टार्ट की हुई है। हमने जो लास्ट क्लास में जो टॉपिक किया था डैट वाज द बेसल नॉर्म्स, जिसमें हमने बेसल 1 अकॉर्ड नॉर्म्स यानी कह लो, यहाँ पर बेसल अकॉर्ड कह लो, उसमें हमने बेसल 1, 2 और 3 किए थे। अब नेक्स्ट उसी क्लास को थोड़े से अभी हमारे टॉपिक्स जो पेपर में पूछे गए हैं वो कंटिन्यू करते हैं। जो अब हम चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो आता है सरफेसी एक्ट। देखो, सरफेसी शॉर्ट फॉर्म है, जो इसकी फुल फॉर्म है डैट इज द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। अब जो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नाम पे मत जाओ, नाम इसका बहुत बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, काफ़ी लंबी है, आपको ये याद रखनी पड़ेगी। देखो, जो सरफेसी है डैट इज सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, यानी जो आपके फाइनेंशियल एसेट्स आप उनको सिक्योरिटाइज कर रहे हो, उनके रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो और इन्फोर्स कर रहे हो सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब जो ये एक्ट था ये 2002 में इनेक्ट किया गया था। अब क्या मुद्दा था? देखो, मेन चीज़ क्या है, हर एक्ट जब भी कोई एक्ट इंप्लीमेंट किया जाता है या इनेक्ट किया जाता है उसके पीछे एक सॉलिड रीजन होता है। इसका ये था कि इन्होंने इनेबल करना था बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि वो इन्फोर्स कर पाएं सिक्योरिटी इंटरेस्ट और रिकवर कर पाएं अपने एनपीएस विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट्स। बड़ा सिंपल, देखो एनपीए तो हर बैंक में होंगे, आप इनको रोक नहीं सकते क्योंकि इंडिविजुअल्स डिफॉल्ट करेंगे ही करेंगे। अब देखो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो ठीक है, हो गया वो, नो डाउट आप बैंक्स में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वो हो गए, उनको रिकवर कैसे करना? देखो, ट्राई तो करो ना एक बार रिकवर करने की। ये थोड़ी है कि अगर नॉन परफॉर्मिंग हो गया, वो आपको अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अगर रीपे नहीं कर रहा टाइम पे तो आपने उसको छोड़ ही दिया। ट्राई तो करो, क्या पता वो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा अमाउंट ही वापस रीपे कर दे। सो अगर इस एक्ट से पहले ना एनपीए को थ्रू इंटरवेनिंग ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट के थ्रू रिकवर करना पड़ता था। सरफेसी एक्ट आने के बाद उन्होंने ये एक्ट आने का मेन मुद्दा ये था, कारण ये था, ये कहते हैं कि आप एनपीए को रिकवर करो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट आता है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। देखो, ये वो मैकेनिज्म है जो एड्रेस करता है रिस्क को। अब ये वो रिस्क जो अराइज हो रहे हैं ड्यू टू मिसमैच ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ऑब्वियस बात है, देखो अगर तो आपके एसेट्स और लायबिलिटीज बराबर होंगे यानी यू आर इन अ गुड पोजीशन, ठीक है, आपकी बैलेंस शीट पोजीशन बहुत अच्छी है, मान के चलो सिंपल है, आपके एसेट लायबिलिटी के बराबर होने ही चाहिए। बट जब भी इसमें मिसमैच आएगा, ठीक है, अब जो वो मिसमैच से रिस्क राइज होगा उसको हम एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के थ्रू एड्रेस करेंगे। यानी सिंपल वे में अगर मैं बताऊं तो जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट है ये एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जिसे यूज किया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। अब इनमें बैंक्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। अब करते क्यों है? देखो, वो अपना रिस्क जो उनका विद मेच्योरिटी और इंटरेस्ट रेट मिसमैच बिटवीन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जब वो सिंपल वे में समझो, पहले इसको छोड़ो। देखो, आपने एसेट्स पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लायबिलिटीज ने आपने इंटरेस्ट पे करना है। जब इन दोनों में मिसमैच होगा, रिस्क राइज होगा, उस रिस्क को मैनेज करने के लिए आप एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट अप्रोच यानी जो कि एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है उसे यूज करते हो। अब जो आपकी एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट अप्रोच है ये इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करते हैं कि वो इंश्योर कर पाएं कि उनके पास एडिक्वेट एसेट्स हैं, तभी वो अपने टाइम पे लायबिलिटीज को मीट कर पाएंगे। यानी देखो, अगर आपके पास एसेट्स होंगे तभी, अब आपके पास इनकम जनरेटिंग सोर्सेज होंगे तभी आप अपनी लायबिलिटीज को पे कर पाओगे। अगर वो है ही नहीं है तो यू आर इन दैट पोजीशन इन विच यू आर अनेबल टू पे योर लायबिलिटीज। ठीक है, अब किसमें से ना एक क्वेश्चन आया था, द मेथड्स इन यूज फॉर ट्रांसलेटिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। वो कह रहे थे वो मेथड्स बताओ, उन्होंने आपको ना काफ़ी 5-7 ऑप्शंस दे दी थी, वो कहते हैं चूज करके बताओ इनमें से वो कौन से मेथड्स हैं जिनको आप यूज करके ट्रांसलेट कर सकते हो एसेट्स और लायबिलिटीज को। सबसे पहले आता है करंट और नॉन करंट मेथड। देखो, जो ये मेथड है ये डिस्टिंग्विश करता है करंट और नॉन करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बीच में जब ये उनको ट्रांसलेट करता है। यानी इसमें आप डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स को हर एक डिफरेंट कैटेगरी जो एसेट्स और लायबिलिटीज जिसको वो बिलोंग करते हैं उसके लिए डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स को यूज करते हो। मतलब सिंपल वे में
आपके एसेट्स करंट होंगे, आपके एसेट्स नॉन करंट होंगे, उनके अंदर अलग अलग कैटेगरीज होंगी, यानी आप हर एक डिफरेंट एक्सचेंज रेट हर एक कैटेगरी के लिए यूज कर रहे हो। दैट इज फर्स्ट मेथड ऑफ करंट एंड नॉन करंट मेथड। सेकंड आता है टेम्पोरल मेथड। इस मेथड को तब यूज किया जाता है जब बहुत सिग्निफिकेंट मॉनेटरी एसेट्स और लायबिलिटीज आपके पास होंगी फॉरेन करेंसीज में, यानी काफ़ी हैवी अमाउंट की आपके एसेट्स और लायबिलिटीज फॉरेन करेंसीज में आपके पास हैं। इसमें आप हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट को यूज़ करते हो। अब ये डिपेंड करेगा, इसके बेसिस होंगे बेस्ड ऑन द टाइमिंग ऑफ द अंडरलाइंग ट्रांजैक्शन। देखो आप नो डाउट हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट यानी जो पुराना रेट है उसको यूज़ करोगे, पर डिपेंड ये करता है कि आपने वो ट्रांजेक्शन को किस टाइम पे कैरी आउट किया था। तीसरा आता है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी मेथड। ये मेथड डिस्टिंग्विश करता है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम्स में। देखो जो मॉनेटरी आइटम्स है आप उनको ट्रांसलेट करते हो यूजिंग करंट एक्सचेंज रेट, जो आपका प्रेजेंट में एक्सचेंज रेट चल रहा है आप उसको यूज करके उसको ट्रांसलेट कर दोगे, और जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स है उनको हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट्स पे ट्रांसलेट किया जाता है। लास्ट मेथड आता है करंट रेट मेथड। इस मेथड में आप it involves translating all assets and liabilities using the current exchange rate at the reporting date। आपने एक डेट तय कर ली, डेट इज योर रिपोर्टिंग डेट। उस डेट पे आपने जितने भी आपके एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनको करंट एक्सचेंज रेट पे ट्रांसलेट कर दिया, यानी इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन करंट और नॉन करंट आइटम। यानी कहने का मुद्दा ये निकला, यहाँ पे फोकस ये चीज़ पे है कि जो ये मेथड है करंट रेट मेथड है, सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को करंट एक्सचेंज रेट पे ट्रांसलेट कर देता है, बट ये डिफरेंशिएट भी नहीं करता करंट और नॉन करंट आइटम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के रिगार्डिंग, ये देखते हैं। देखो इंक्रीजिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑन बैंक्स इज बिलीव्ड टू रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ देयर फेलियर। अगर आप बैंक्स पे इंपोज कर देते हो कि आपको अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, इसके पीछे भी एक अजम्पशन है, एक कारण है, यानी आप ये सोच के बैंक्स की कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज करते हो कि वो उनका जो फेलियर रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब जो फाइनेंशियल मार्केट्स के रेगुलेटर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं इस आइडिया को टू इनहेंस द स्टेबिलिटी एंड रेसिलियंस ऑफ बैंक्स। अब देखो अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स के फाइनेंशियल बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स के रेगुलेटर हो तो ऑब्वियस बात है आप इस चीज़ को ध्यान दोगे कि भाई कम से कम बैंक का फेलियर रेट हो, ठीक है। सो उसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज करना एक मेजर मानी गई है। अब जो सेकंड है टायर 2 कैपिटल फॉर बैंक्स जस्ट नॉट इंक्लूड परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अब क्या कहते हैं वो, जो आपकी टायर 2 कैपिटल है उसमें परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं आते। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर टाइप ऑफ सबऑर्डिनेटेड डेट दैट कैन बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ टायर 2 कैपिटल इन बैंक्स रेगुलेटरी कैपिटल स्ट्रक्चर। अब अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं, देखो परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं सबऑर्डिनेट डेट, यानी कि एक टाइप का सबऑर्डिनेट डेट है जो कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा उसका जो आपके बैंक की टायर 2 कैपिटल है उसके अंदर इंक्लूड होगा। अब बेसिकली ये बैंक्स रेगुलेटरी, जो बैंक का जो रेगुलेटरी कैपिटल स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर ये टायर 2 कैपिटल में आपका परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। सो यानी ये ना तो जो ये स्टेटमेंट है टायर 2 कैपिटल फॉर बैंक्स डस इंक्लूड परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट इन द सेंस, देखो ये ना जो मैंने आपको ये परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट वाला क्वेश्चन पहले भी करवाया था, देखो टायर 2 कैपिटल में परपेचुअल डेट का आना इज अ मैंडेटरी थिंग, आ ही जाएगा आपको। अगर आपको ये ना क्वेश्चंस को ना कई बार ना मोल्ड कर देते हैं, इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में भी देते हैं, इसको चूज द करेक्ट वे भी देते हैं। सो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। इवन जो आपके रिस्क वेटेड एसेट्स हैं दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू टायर 2 कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट आगे एक स्टेटमेंट आई थी, undisclosed reserves are included in capital of banks tier 2 if they represent the accumulation of post tax profits। हम ये स्टेटमेंट की वैलिडिटी अब चेक करते हैं। देखो जो कहते हैं वो जो आपके अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स है बैंक्स के वो टायर 2 कैपिटल में आएंगे, पर शर्त है अगर एक कंडीशन फॉलो होगी, यानी ये दे रिप्रेजेंट, अगर वो अकमुलेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आपके पोस्ट टैक्स प्रॉफिट्स है उसकी। तो अब हम इसको ध्यान से स्टडी करते हैं। देखो जो अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स हैं ये वो रिजर्व्स हैं दैट हैव नॉट बीन डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी इंक्लूडेड इन द कैपिटल ऑफ बैंक्स एज टायर 2 कैपिटल। देखो अनडिस्क्लोज उसका नाम ही बताता है कि इन रिजर्व्स को आपने कहीं पे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज नहीं किया, बट आप इनको तभी बैंक की टायर 2 कैपिटल में इंक्लूड कर सकते हैं इफ दे रिप्रेजेंट अकमुलेशन ऑफ पोस्ट टैक्स प्रॉफिट्स, ठीक है। ये हमने लाइन पढ़ी थी।
Tier 2 capital is a component of bank's capital structure that provides additional cushioning against losses. Obvious बात है, देखो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। देखो टायर 2 कैपिटल का मतलब ही ये है कि यानी ये वो कैपिटल है जब भी बैंक पोटेंशियल लॉसेस को फेस करेगा उसको, यानी देखो अगर कोई बंदा गिर रहा है हम उसके नीचे कुशनिंग कर दे तो उसको कम चोट लगेगी, यानी वो एक तरीके से सेफ हो जाएगा। यही काम टायर 2 कैपिटल का था बैंक्स के लिए, यानी अगर किसी ने उनको कोई फ्यूचर में पोटेंशियल लॉसेस होंगे, अगर उन्होंने उनसे बचना है तो उनको अपनी टायर 2 कैपिटल की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मेंटेन करना पड़ेगा। अब आगे आते हैं हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, ये भी टायर 2 कैपिटल में आ सकते हैं। अब इसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। देखो जो हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स है ये वो सबऑर्डिनेटेड डेट कह लो या हाइब्रिड सिक्योरिटीज कह लो जिनको आप टायर 2 कैपिटल में इंक्लूड कर सकते हो। अगेन जो आपकी टायर 2 कैपिटल है ये वो कैटेगरी है रेगुलेटरी कैपिटल की जो आपको एडिशनल लॉस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करती है। मतलब आपको नो डाउट आपके पास एक इनबिल्ट लॉस को फेस करने की कैपेसिटी है, बट ये जो आपकी टायर 2 कैपिटल है ये आपको एडिशनल कुशनिंग प्रोवाइड करेगी लॉसेस के रिगार्डिंग। अब जो फाइनेंशियल इनफ्लो होगा रिप्रेजेंट द नेट फ्लो ऑफ कैपिटल इनटू अ कंट्री, यानी ये तो ऊपर समझ आ गया ना आपको हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स भी, यानी बीइंग ये सिंपल सी बात है, ये भी कहीं ना कहीं परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स ही होते हैं। अब एक लाइन आई थी जो कहते हैं जो फाइनेंशियल इनफ्लो है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो नेट फ्लो हो रहा है कैपिटल का कंट्री में थ्रू इंक्रीज्ड परचेजेस ऑफ डोमेस्टिक एसेट्स बाय द फॉरेनर, यानी जब जब फॉरेनर्स हमारे डोमेस्टिक एसेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, हमारे एसेट्स फॉरेन में बेचे जाएंगे, तब तक हमें फॉरेन करेंसी का ज़्यादा इनफ्लो होगा, हमें फॉरेन से कैपिटल का इनफ्लो होगा। अब जो ये इनफ्लो है ये कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल कैपिटल फ्लो जो कंट्री का रहने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है रिस्क मैनेजमेंट। देखो जो रिस्क मैनेजमेंट है ये वो रिफॉर्म्स हैं जो फोकस करते हैं कि इन्होंने जो रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बैंक्स में फॉलो की जाती है उनको इनहेंस करना है। यानी नो डाउट रिस्क फेस करना पड़ेगा बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, उसके लिए जो रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करने हैं उसको किस तरीके से इनहेंस किया जाए वो सारा कुछ हम रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। देखो बैंक्स को रिक्वायरमेंट है कि उन्हें एक रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। फ्रेमवर्क से क्या समझते हो आप, यानी इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें इंक्लूसिव होंगी, जैसे वो सारे मैकेनिज्म होंगे जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, मेजर कर सकते हो और अलग अलग टाइप के रिस्क को मैनेज कर सकते हो। जैसे रिस्क आपका क्रेडिट हो सकता है, मार्केट हो सकता है, लिक्विडिटी हो सकता है, ऑपरेशनल हो सकता है, ये हम सारे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। देखो आरबीआई टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू करता है कि किस तरीके से आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और वो ट्राई करता है कि बैंक्स इंश्योर करें कि उनके पास एडिक्वेट सिस्टम्स हैं जो टाइम आने पे उनके काम आएंगे, और जो पोटेंशियल लॉसेस और अलग अलग रिस्क के कारण बैंक्स फेस करेंगे वो उनके साथ टैकल कर पाएंगे, और डिफरेंट प्रोसेसेस बैंक के पास हैं कि वो रिस्क को फेस कर सके, मैनेज कर सके और इसको विद इन लिमिट्स ला सके। ठीक है, नेक्स्ट वो कहते थे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिटरमाइनिंग द एडिक्वेसी ऑफ लोन लॉस प्रोविजन। ये ना एक ध्यान से लाइन समझो। ध्यान से एक बार अगेन हम इस लाइन को रीड करते हैं। वो कहते हैं प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिटरमाइनिंग द एडिक्वेसी ऑफ लोन लॉस प्रोविजन। देखो पहले ना इसकी आगे एक्सप्लेनेशन पढ़ो फिर इसका मतलब समझाता हूं। देखो वो क्या कह रहे हैं, दिस डज नॉट रिजल्ट इन क्रेडिट रिस्क। अब वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। कहते हैं अगर आप इंफॉर्मेशन देते हो जो आपका लोन का लॉस होगा, जो उसकी प्रोविजन बनाई है आपने, अगर उसको डिटरमाइन करने में इंफॉर्मेशन देते हो, क्या वो क्रेडिट रिस्क में रिजल्ट करेगा? नहीं, वो नहीं करेगा। अब जो आगे सुनो वो क्या कह रहे हैं, It pertains to providing information to assess the adequacy of the loan loss provision। जो आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये इंफॉर्मेशन केवल आपको असेस करने में हेल्प करेगी आपके जो लोन का लॉस हो सकता है, यानी जो ये पोटेंशियल लॉस का है, जो उसकी प्रोविजन है, क्या वो एडिक्वेट है या नहीं है, विच इज अ रिस्क मैनेजमेंट मेजर टू एड्रेस क्रेडिट रिस्क। अब ये एक नो डाउट रिस्क मैनेजमेंट मेजर है क्रेडिट रिस्क के लिए, बट ये क्रेडिट रिस्क में रिजल्ट नहीं करेगी। ये मेजर है, ये आपको उसको अवॉइड करने में हेल्प करेगी। ठीक है,
अब नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस। देखो ये बहुत सिंपल, ऑलरेडी आपने बहुत बार किया हुआ है। देखो सबसे पहले तो आपको रिस्क जो वेरिएबल है यानी जिसके कारण रिस्क राइज हो सकता है उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर आपको डिटरमाइन करनी पड़ेगी क्या सेवेरिटी है रिस्क की, यानी वो कितना हानिकारक है और कितनी फ्रीक्वेंसी है, वो कितनी बार रिजल्ट होगा या कितनी बार हो सकता है। फिर आपको एप्रोप्रिएट रिस्क मॉडल को एक चूज करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा जो डिटेल में आपको रिस्क एनालिसिस करके बताएगा। फिर आप सूटेबल रिस्क इंस्ट्रूमेंट उसको मैनेज करने के लिए इंप्लीमेंट करोगे और लास्ट में जो आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस से वो फीडबैक मिल जाएगी ताकि फ्यूचर में आप इस तरीके की या सेम सिचुएशन को टैकल कर पाओ। नेक्स्ट आता है एनपीए मैनेजमेंट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट मैनेजमेंट। देखो एनपीए जिसकी फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इनको आप बैड लोन्स के नाम से भी जानते हो। अब ये एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है इंडियन बैंकिंग सेक्टर के लिए। देखो इंडिया में एनपीए का राइज होना इट्स सो फ्रीक्वेंट, यानी ये होगा ही होगा। आप एनपीएस को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते क्योंकि कोई ना कोई इंडिविजुअल तो डिफॉल्ट करेगा ही करेगा लोन की रीपेमेंट में। सो जो रिफॉर्म्स हैं उनको काफ़ी रिफॉर्म्स लाई गई हैं ताकि आप एनपीए के इश्यूज को एड्रेस कर पाओ और अपनी एसेट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाओ। इसमें से एक ना आईबीसी है, यानी उसकी फुल फॉर्म क्या है, इन दी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, वो उसे इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि आप टाइम बाउंड रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर पाओ डिस्ट्रेस्ड कंपनी के लिए। अब देखो ठीक है एनपीएस राइज होते हैं पर कई कंपनीज में तो इतने एनपीएस हो जाते हैं कि वो डिस्ट्रेस कंपनीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। एक बार फिर रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो। देखो बहुत सारे रिफॉर्म्स ले गए थे, रिफॉर्म्स को इनिशिएट किया गया था, उसमें से एक आईबीसी था जो था इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड। देखो आईबीसी में से अकेले से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम कवर अप करेंगे। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जो आप एक टाइम बाउंड यानी बहुत कम टाइम में यानी क्वालिटी वाइज भी एक रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क डिस्ट्रेस कंपनीज के लिए बना सको। अब जो आरबीआई है वो टाइम टू टाइम इंप्लीमेंट करता रहता है अलग अलग मेजर्स। उसने एक एसेट क्वालिटी रिव्यू EQR भी इनिशिएट किया था, इंप्लीमेंट किया था, एंड एक स्ट्रेस्ड एसेट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स को इंप्लीमेंट किया गया था ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ और रिजॉल्व कर पाओ अपने एनपीएस को इफेक्टिवली। अब नेक्स्ट एक लाइन सुनो ध्यान से, banks are required to classify non-performing assets into substandard assets, doubtful assets and loss assets। अब वो क्या कह रहे हैं, देखो जो गाइडलाइंस बनाई थी, देखो जब बैंक्स के एनपीए होंगे वो उन एनपीए को उनको आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे एक आती है सबस्टैंडर्ड आती है, एक डाउटफुल आती हैं और एक लॉस आते हैं। अब जो ये क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द रीपेमेंट स्टेटस एंड पीरियड ऑफ ओवरड्यू पेमेंट। अब आपको किस तरीके से पता आपने एक एसेट्स को एनपीएस को किस कैटेगरी में भेजना है, ये डिपेंड करता है कि आपका जो उन पे पेमेंट्स रहती हैं, जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं उनको ओवरड्यू कितने टाइम का है और रीपेमेंट स्टेटस किस टाइप का है। सो बैड डेट्स आर टिपिकली क्लासिफाइड अंडर लॉस एसेट। खास करके पूछा जाता है जब बैड डेट्स आएंगे डाटा वो उनकी जो एनपीए के अंदर क्लासिफिकेशन है वो लॉस एसेट्स के अंदर होती है। अब आगे मैंने कहा था ना आईबीसी से क्वेश्चन आता है, वो करते हैं। देखो जो आईबीसी स्टैंड्स फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। अब एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी जिसने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी ताकि इंडिया की इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन इकोसिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जाए अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। यानी आईबीसी के अंदर जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन इकोसिस्टम है उसको स्ट्रेंथ करने के लिए, उसको और पावर देने के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी, उसने अलग अलग रिकमेंडेशंस दी थी। अब जो सबसे पहली चीज है, दी कमेटी हैज रिकमेंडेड इंप्लीमेंटिंग अ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द कमेटी ऑफ क्रेडिटर। देखो जो आपके क्रेडिटर्स की कमेटी है उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट यानी जो पूरे एक स्टैंडर्ड्स को, रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करके आपको बनाना पड़ेगा। ये सबसे पहले पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन थी। यानी जो ये कोड है दैट वुड प्रोवाइड गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर द कंडक्ट ऑफ द कमेटी मेंबर्स इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। बड़ा सिंपल है, यानी जो बंदे इस कमेटी के मेंबर्स होंगे उनको ये रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे स्टैंडर्ड पे काम कर पाओगे। सेकेंड था, द कमिटी हैज सजेस्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स बेंचेस
टू एक्सक्लूसिवली हैंडल आईबीसी मैटर। देखो एनसीएलटी का बनना इस कमेटी की रेजोल्यूशन थी जो पेपर में पूछा जाता है। पेपर में वो आपको पूछेंगे एक एनसीएलटी है, वो उसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, डाटा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स। अब ये जो आईबीसी के मैटर्स को सॉल्व करने के लिए बनाए गए थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। अब जो ये डाटा specialized and can lead to faster resolution and better understanding of the complexities involved। देखो एनसीएलटीज का बनना ही ये चीज दर्शाता है कि यानी कि अपने काम में प्रोफेशनल्स हैं, इनको स्पेशलाइज यानी इनको महारता हासिल है, ये रेजोल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है द रोल ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैव बीन रिकमेंडेड टू बी स्ट्रेंथन। देखो जो बंदे या इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है जिन्होंने यानी जिनको आप रेजोल्यूशनल प्रोफेशनल्स कह सकते हो, उनको अपना रोल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब जो ये प्रोफेशनल्स हैं ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं रेजोल्यूशन प्रोसेस में, और ट्राई किया जाना चाहिए कि इनकी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको और इनहेंस किया जा सके ताकि एट द लास्ट इंप्रूव की जा सके एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आपके रेजोल्यूशन प्रोसेस की। नेक्स्ट आता है द डिजिटाइजेशन ऑफ आईबीसी प्लेटफॉर्म्स हैज बीन रिकमेंडेड। वो क्या कह रहे हैं, देखो जो आईबीसी के मैटर्स हैं जिन प्लेटफॉर्म्स पे जिन रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स को वो फॉलो करें उनको डिजिटाइज कर दो। यानी जब आप डिजिटाइज करोगे प्रोसेस को तो इसको अच्छे से आप स्ट्रीमलाइन कर पाओगे, ऑटोमेट कर पाओगे और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना पाओगे। इसके कारण क्या होगा, जब ये चीज़ें इंप्लीमेंट की जाएंगी तो आप फास्टर रेजोल्यूशन कर पाओगे और जो आपकी रिलाइजेबल वैल्यू एसेट्स की वो आपको ज़्यादा मिल जाएगी, यानी आप नॉर्मल से भी ज़्यादा रिलाइज्ड वैल्यू एसेट्स की हासिल कर पाओगे। अब नेक्स्ट आता है इसमें आप क्या ना आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इस पीडीएफ फाइल में मिल रही है, तो ध्यान से इनको पढ़ो। देखो जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क इसे आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था, किया क्यों था? ये किया गया था मॉनिटर करने के लिए और टाइमली करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए फॉर बैंक्स दैट एग्जिबिट साइंस ऑफ फाइनेंशियल वीकनेस। देखो जब आरबीआई को लगेगा कि ये बैंक्स पे फाइनेंशियल वीकनेस के लैब पे चल रहे हैं, यानी ये वो ग्राफ पे हैं जब ये एग्जिबिट कर रहे हैं कि भाई ये फाइनेंशियली वीक हो चुके हैं, तब पीसीए फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आप इसके थ्रू ही आपको मॉनिटरिंग होगी, इसके थ्रू ही आप टाइम पे एक्शन लोगे। सो इस फ्रेमवर्क के अंदर बैंक्स आर कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट रिस्क थ्रेशोल्ड बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स एंड स्पेसिफिक एक्शंस आर टेकन टू रिस्टोर देयर फाइनेंशियल हेल्थ। अब देखो नो डाउट बहुत टाइप की कैटेगरीज हो सकती है, मतलब बहुत सारे बैंक्स फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को फेस कर सकते हैं, उनकी फाइनेंशियली पोजीशन वीक हो सकती है, बट इसके अंदर कैटेगरीज बना दी थी कि यानी जो जितना आपका रिस्क थ्रेशोल्ड होगा उसके अकॉर्डिंग हम इस बैंक को उस कैटेगरी में प्लॉट करेंगे। यानी जो पीसीए फ्रेमवर्क का उसका एम यही था कि इंश्योर किया जा सके कि बैंक्स एडिक्वेट कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं, वो अपनी एनपीएस को कंट्रोल कर रहे हैं टाइम पे और प्रॉफिटेबिलिटी को कहीं ना कहीं इंप्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी। देखो जब रिफॉर्म्स लिए गए हैं उनका फोकस कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करने पे भी रहा है। केवल उन्होंने वो सारी चीजें नहीं, यानी जो मेजर्स अर्लियर मैंने आपको बताएंगे, नो डाउट उन्होंने हर चीज की मेजर लिया है। उन्होंने अपने एनपीए को मैनेज करने के लिए, जो फाइनेंशियली डिस्ट्रेस कंपनी है उनके लिए रेजोल्यूशन के लिए भी है, बट इवन उन्होंने जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस है बैंक्स की उसको इंप्रूव करने के लिए भी मेजर्स लिए हैं। अब जो आरबीआई उसने गाइडलाइंस इशू की हैं गई हैं, उसने मतलब गाइडलाइंस टाइम टू टाइम इशू की हैं ताकि जो इनहेंस किया जा सके जो बोर्ड्स हैं उनकी इंडिपेंडेंस और इफेक्टिवनेस, यानी किसी भी तरीके का अनड्यू इन्फ्लुएंस जो बैंक्स के बोर्ड है उन पर नहीं होनी चाहिए, वो इफेक्टिवली खुद इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। स्ट्रेंथ किया जाए, जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटीज है उनको बूस्टअप किया जाए और ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में उसको इंकरेज किया जाए। यानी ट्राई करना पड़ेगा बैंक्स को, उनको इंकरेजमेंट देनी पड़ेगी कि वो फुली किसी भी अनबायस्ड तरीके में अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करें, यानी जो उन्होंने चीज़ें दिखानी है जो ज़रूरी है वो अच्छे से दिखाएं। सो जो ये मेजर्स है इनका एम यही है कि आपने अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव करनी है, ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है काम में, और जो ओवरऑल गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स है बैंकिंग सेक्टर्स के उनको इंप्रूव करना है। नेक्स्ट आता है रिकैपिटलाइजेशन एंड कंसोलिडेशन। देखो गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड मेजर्स टू रिकैपिटलाइज पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू स्ट्रेंथन देयर कैपिटल बेस एंड इंप्रूव देयर एबिलिटी टू लेंड। देखो जैसे कि पता ही आपको, ज़्यादातर पहले कुछ बीच में ऐसा टाइम भी आया था कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स
ऊपर चले गए थे, यानी उनकी फंक्शनिंग, उनकी एक्टिविटीज पब्लिक सेक्टर बैंक से ऊपर चली गई थी। बट आरबीआई ने ट्राई किया, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि रिकैपिटलाइज किया जा सके हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, ताकि उनकी भी फंक्शनिंग को इम्प्रूव किया जा सके। एडिशनली इसके अलावा कंसोलिडेशन एफर्ट्स हैव बीन अंडरटेकन टू मर्ज सर्टेन बैंक्स टू क्रिएट स्ट्रॉन्गर एंड मोर एफिशिएंट बैंक्स, यानी जिसे आप मर्जर कह देते हो। कई कुछ ऐसी चीजें भी की गई थी कि सब्सिडीज को मेन बैंक्स के साथ मर्ज किया गया और दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कॉमन मर्ज करके न्यू बैंक का नाम दे दिया। लाइक जैसे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो गया, मर्ज हो गया। इससे क्या होगा, एक तो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगी, उनकी फंक्शनिंग अच्छी होगी, उनकी स्प्रेड ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो जो ये रिफॉर्म्स के इनका एम यही था, स्टेबिलिटी बढ़ानी, रेसिलियंस बढ़ानी और एफिशिएंसी बढ़ानी बैंकिंग सेक्टर की इंडिया में। सो ये ट्राई कर रहे थे, इंप्रूव कर रहे थे रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, अलग अलग इश्यूज जो एनपीए के कारण राइज हो रहे थे उनको एड्रेस किया जा रहा था। इंश्योर कर रहे थे कि बैंक के पास वेल कैपिटलाइज सपोर्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ की, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना उनका मेन मुद्दा था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है फाइनेंशियल मार्केट्स का, जिसके अंदर मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट आती है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, ध्यान से करो। देखो, जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन एलोकेशन ऑफ फंड्स एंड द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। अब पैसा एक तरफ पड़ा है, दूसरी तरफ पैसे की रिक्वायरमेंट है। अगर जहाँ पे पैसा पड़ा है वो रिक्वायरमेंट वाली जगह पे नहीं जा रहा तो इकोनॉमी में लीकेजेस हो रही हैं, यानी वो इकोनॉमिक ग्रोथ में रिजल्ट नहीं करेगा। यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स रोल प्ले करती हैं, वो आइडल जगह से पैसा उठा के प्रोडक्टिव जगह पे इन्वेस्ट करती हैं, यानी इन शॉर्ट बोरो और लेंडर दोनों बेनिफिट में होंगे और इसके रिजल्ट में इकोनॉमी ग्रो करेगी। अब जो इंडिया में फाइनेंशियल मार्केट्स हैं इसमें अलग अलग सेगमेंट्स आ जाती हैं, जैसे मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। अब ध्यान से देखते हैं, देखो सबसे पहले जो मनी मार्केट है ये वो सेगमेंट है फाइनेंशियल मार्केट पे जहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग और लैंडिंग होती है फंड्स की, यानी बहुत कम टाइम के लिए आप पैसे को लैंड करते हो या बोरो करती हो। ये आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां पे पार्टिसिपेंट्स आपस में मिलके शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स को अपनी जो है उनकी, यानी जिन बंदों को कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए पैसा जाए, उनको पूरा किया जाता है। अगर मैं आपको मनी मार्केट के की इंस्ट्रूमेंट्स बताऊं तो इसमें मनी लाइक आपका ट्रेजरी बिल्स जो गवर्नमेंट के होते हैं, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, रीपरचेज एग्रीमेंट जिसे आप रेपोस कहते हो, सब कुछ आ जाता है, यानी ये सारे ना शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। देखो, जो आरबीआई है बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है मनी मार्केट को रेगुलेट करने में और मैनेज करने में। आरबीआई की रेगुलेशंस मनी मार्केट पे बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका, वो लगती है, इंप्लीमेंट होती है। इसमें से ना क्वेश्चन आया था 91 डेज का ट्रेजरी बिल का। देखो, जो 14 दिन का इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द एबोलिशन ऑफ 91 डेज ट्रेजरी बिल्स। पहले 91 डेज का ट्रेजरी बिल होता था, यानी 91 दिन के लिए, 91 डेज के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, 91 डेज के पास आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। जब वो अबॉलिश हुआ उसके बाद 14 डेज का इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल आ गया। देखो, जो 91 डेज का ट्रेजरी बिल है उसे रिप्लेस किया गया था बाय 14 डेज ट्रेजरी बिल एज अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट फॉर गवर्नमेंट बॉन्डिंग। ठीक है, अब मैं आपको ना इंट्रोडक्शन डेट्स बता देता हूँ जो पेपर में पूछी जाती हैं। देखो, जो 28 डेज ट्रेजरी बिल था वो 1998 में आया था, 364 का 1992 में आया था, 182 डेज का 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया था। सो ये डेट्स आपको याद रखनी पड़ेंगी, इसमें कुछ कोई खास बड़ी बात नहीं है। सेकेंड आते हैं सेकेंडरी रिजर्व्स क्या होते हैं। देखो, सेकेंडरी रिजर्व्स वो इट रेफर्स टू highly liquid and low risk assets held by the financial institutions to meet the short term liquidity needs। यानी ये वो हाईली लिक्विड यानी बहुत जल्दी कैश में कन्वर्टेबल और लो रिस्क एसेट्स हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास होते हैं, ताकि वो टाइम आने पे जो उनकी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स हैं वो उनको पूरा कर पाएं। ये रिजर्व्स एज अ बैकअप एक्ट करते हैं। जब अब बैकअप तब होगा जब कोई प्रॉब्लम आएगी, यानी इन केस ऑफ द इंस्टीट्यूशन एक्सपीरियंस अ सडन डिमांड फॉर फंड्स एंड फेसेस डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग फंड्स फ्रॉम अदर सोर्स। यानी जब आपके कोई बाहर का सोर्स काम नहीं आता, मान लो आपको कोई इमीडिएट पैसे की रिक्वायरमेंट है बट आपको वो पैसा कहीं से नहीं मिल रहा, तब आप सेकेंडरी रिजर्व्स को, जो आपके बैकअप रिजर्व्स हैं, उनको यूज कर सकते हो अपनी लिक्विडिटी नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब वहाँ पे मैंने जब आपको मनी मार्केट करवाई तो उसमें आपको मैंने कमर्शियल पेपर का वर्ड यूज किया था, उसका में क्वेश्चन आता है, उसका मतलब पूछा जाता है। देखो, जो कमर्शियल पेपर है ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कॉर्पोरेशंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं फंड्स को रेज करने के लिए, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड्स को अपने पूरा करने के लिए। यानी जब जब कॉर्पोरेशंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पैसा चाहिए कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, वो
इनको कमर्शियल पेपर्स को इशू कर देते हैं, इससे उनको उनकी जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स हैं वो पूरी हो जाती है। इट इज़ टिपिकली इशूड विद मेच्योरिटीज रेंजिंग फ्रॉम फ्यू डेज टू सेवरल मंथ। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन है, यानी कुछ दिनों से लेके कुछ महीनों तक आप इनको इशू कर सकते हो। कमर्शियल पेपर को हाईली लिक्विड और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट माना गया है, क्योंकि ये एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए और इनकी ये क्रेडिट क्वालिटी बड़ी हाई होती है, यानी बहुत कम चांस है कि इसमें आपको रिस्क फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक्स हो गए, ऑफन इनके पास कमर्शियल पेपर होते हैं एज अ पार्ट ऑफ देयर सेकेंडरी रिजर्व्स, जो इंश्योर किया जा सके उनको रेडिली अवेलेबल हो जाएंगे फंड जब उनको ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो अपनी ऑब्लिगेशंस को टाइम पे मीट कर पाएँ। एक ना क्वेश्चन आया था मैचिंग का क्वेश्चन, उन्होंने आपको एक साइड पे 4 ऑप्शंस दे दिए थे, उसकी डिस्क्रिप्शन 4 साइड पे अलग दे दी थी। देखो जो इंटर बैंक कॉल मार्केट है वो मनी मार्केट का हिस्सा है। कमर्शियल बिल्स आपके प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं, कमर्शियल पेपर्स आपके उनकी मेच्योरिटी बड़े कम टाइम के लिए होती है। अभी मैंने आपको बताया ट्रेजरी बिल्स आपके गवर्नमेंट पेपर है, ठीक है। अगेन कमर्शियल पेपर का मैं वैसे एक लाइन सुनो जो लाइन पेपर में पूछी गई, द सर्टिफिकेट दैट एविडेंसेस एन अनसिक्योर्ड कॉर्पोरेट डेट ऑफ शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी इज नोन एज कमर्शियल पेपर। यानी ये वो सर्टिफिकेट्स हैं जो आपका बताते हैं, जो एविडेंट हैं, यानी जो आपको प्रूफ दे रही हैं कि ये आपकी अनसिक्योर्ड कॉर्पोरेट डेट है जो शॉर्ट टर्म के लिए आपका पैसा उठा रहे हैं। यानी कमर्शियल पेपर बीइंग द शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट, ये कॉर्पोरेशंस और के द्वारा इशू किए जाते हैं फंड्स को रेज करने के लिए। उनकी जब भी उनको शॉर्ट टर्म के लिए उनको पैसा चाहिए वो कमर्शियल पेपर्स के थ्रू इशू कर देंगे, उससे उठा लेंगे। सो इनकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होती है, तभी ये मनी मार्केट के अंदर आते हैं और इनको रिलेटिवली सेफ इन्वेस्टमेंट माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डिफेक्ट्स क्या हैं इंडियन मनी मार्केट के, जो पेपर में क्वेश्चन जिससे बहुत बार पूछा गया। देखो सबसे पहले आती है डाइकोटॉमी इन इंडियन मनी मार्केट। अब जो ये स्टेटमेंट है ये डिफेक्ट ऑफ इंडियन मनी मार्केट को रिफ्लेक्ट करती है, यानी ये स्टेटमेंट्स पूछी गई थी उन्होंने वो रिफ्लेक्ट करते हैं। देखो डाइकोटॉमी का मतलब है रेफर्स टू द डिवीजन और सेपरेशन ऑफ मनी मार्केट इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स और कंपोनेंट्स दैट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली हैव लिमिटेड इंटरकनेक्टिविटी। देखो जो मनी मार्केट है उसके अलग अलग सेगमेंट्स बनी हुई है, वो कैटेगराइज हुई है। अब जो ये सेगमेंट्स बनी है ये इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, हर एक सेगमेंट अपने खुद के रूल्स है, उसके अपने खुद के चीज़ों के एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करती है और इन सेगमेंट्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इसे डाइकोटॉमी कहा जाता है। अब जो ये फ्रेगमेंटेशन की गई है, एक तो इससे इनएफिशिएंसीज अराइज होंगी, आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाओगे। देखो जितनी ज़्यादा सेगमेंट्स बनाओगे उतना उनको कोऑर्डिनेट करना डिफिकल्ट है, और एट द लास्ट इससे जो फंक्शनिंग है ना ओवरऑल मनी मार्केट की उस पर अफेक्ट पड़ता है। सेकेंड है डाइवर्सिटी इन इंटरेस्ट रेट। अब अगेन ये एक डिफेक्ट है इंडियन मनी मार्केट का। देखो जो डाइवर्सिटी की प्रेजेंस है इंटरेस्ट रेट में, इसका क्या मतलब हुआ, इट रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरिंग इंटरेस्ट रेट्स अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट्स और पार्टिसिपेंट्स विद द मनी मार्केट। देखो अगर आपने मनी मार्केट के अलग अलग सेगमेंट्स बनाई है, ऑब्वियस बात है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स काम करेंगे, सो उनमें जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी वेरी करते हैं, वो भी डिफरेंट है। सो इससे क्या होगा, एक तो डिस्टॉर्शंस होंगी, यानी जहाँ कहीं पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा कहीं पे कम होगा, सो ऑब्वियस बात है जहाँ पे ज़्यादा होगा वो लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। मार्केट में इनएफिशिएंसीज इमर्ज होंगी और चैलेंजेस प्राइस डिस्कवरी में फेस करने पड़ेंगे, फंड्स की एलोकेशन अच्छे से नहीं होगी। सो ये एक ओवरऑल फंक्शनिंग जो मनी मार्केट पे उस पर इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर इन इंडियन मनी मार्केट, वो किस तरीके से। देखो अ वेरी टाइट लिक्विडिटी पोजीशन विल इंक्रीज द कॉल रेट्स व्हाइल एक्सेस लिक्विडिटी विल गिव फेयरली लो एंड स्टेबल रेट्स। देखो अगर तो आपकी लिक्विडिटी पोजीशन बहुत टाइट है मार्केट की, तो इससे जो आपके कॉल रेट्स हैं उनमें इंक्रीज आएगा, और जब अगर आपके पास लिक्विडिटी बहुत अच्छी है यानी बहुत अवेलेबल है पैसा, तब आपके जो इंटरेस्ट रेट्स होंगे वो एक तो स्टेबल होंगे एक तो कम होंगे। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, इफ द लिक्विडिटी क्रंच ऑफ द बैंक्स इज पास्ड ऑन टू द सिस्टम इट मे लीड टू हाई वोलेटिलिटी इन कॉल रेट। देखो अगर आप अपने बैंक्स का जो उनमें लिक्विडिटी क्रंच आ रहा है, यानी अगर बैंक्स में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, अगर आप वो इम्पैक्ट को मार्केट पे पास ऑन करते हो, तो इससे कॉल रेट्स में वोलेटिलिटी बहुत फ्लक्चुएशंस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तीसरा, इन अ वोलेटाइल कॉल मार्केट सिचुएशन lending will yield high return and by selling interbank participation the bank will have more money to play in the call market। देखो जो आपकी कॉल मार्केट की सिचुएशन अगर उसमें फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो जो आप पैसा उसमें लैंड करोगे एक तो वो आपको हाई रिटर्न देगा, और जब आप इंटरबैंक पार्टिसिपेशन को सेल करोगे तो इससे जो बैंक्स हैं उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा एक कॉल मार्केट में इन्वेस्ट करने में या ट्रेड करने की वजह से, ठीक है।
नेक्स्ट आता है, वो क्या कह रहे हैं, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स आर अलाउड टू सेल यूनिट्स टू कॉर्पोरेट्स एंड इंडिविजुअल्स। वो कह रहे हैं जो मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड्स हैं वो अलाउड है कि आप उनको बेच सकते हो कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल्स को। यानी देखो जो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स हैं ये वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं जो मनी को पूल करते हैं फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड उनको इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। दे आर अलाउड टू सेल यूनिट्स टू बोथ कॉर्पोरेट्स एंड इंडिविजुअल। नॉर्मल म्यूचुअल फंड आपको पता है कि नॉर्मल म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है, सेम वे में मनी मार्केट का म्यूचुअल फंड भी है। यानी जो स्पेशल बनाया गया, जो पैसा इन्वेस्टर से इकट्ठा करके अलग अलग इन्वेस्टमेंट से पैसा उठा के उसको एक पूल में इकट्ठा करता है, फिर उसको शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है रिटर्न्स को जनरेट करने के लिए। सो वो अलाउड है कि वो कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल्स को भी उसके यूनिट्स को सेल कर सकते हैं। यानी इन शॉर्ट जो कॉर्पोरेशंस और आपके इंडिविजुअल्स है वो दोनों ही मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, अ वेल डेवलप्ड मनी मार्केट इज एसेंशियल फॉर अ मॉडर्न इकोनॉमी। देखो पूरी अच्छे तरीके से वेल डेवलप्ड मनी मार्केट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है अगर आप अपनी मॉडर्न इकोनॉमी की एफिशिएंट फंक्शनिंग चाहते हो उसमें। यानी आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है शॉर्ट टर्म बोरिंग और लैंडिंग के लिए जिसमें एक तो आपकी लिक्विडिटी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होगी और आप अपना जो आपके फंड्स की एलोकेशन है उसको बहुत अच्छे से एफिशिएंटली कर पाओगे। ठीक है, यानी जितनी मनी मार्केट डेवलप होगी उतनी ही इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी होगी। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, इन द इंडियन मनी मार्केट द प्रीडोमिनेंट प्लेस इज एंजॉयड बाय द गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या मनी मार्केट में गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज है उनको अच्छी प्लेस मिली है? देखो जो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं जैसे ट्रेजरी बिल्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स कह लो, इनको प्रोमिनेंट प्रेजेंस मिली है इंडियन मनी मार्केट में। जो ये सिक्योरिटी है इनको सबसे सेफेस्ट माना गया है और अगर ये सेफेस्ट है क्योंकि गवर्नमेंट की है, यानी लोगों को गवर्नमेंट में भरोसा है। तो जितनी सेफेस्ट उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी उतना कम रिस्क हो, इनको एक बहुत अच्छी बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड पोजीशन मनी मार्केट में मिली है। नेक्स्ट हमारी आती है, अब मनी मार्केट हमने कर ली, नेक्स्ट आती है हमारी कैपिटल मार्केट। देखो कैपिटल मार्केट फैसिलिटेट करती है बाइंग और सेलिंग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की, जैसे आपके स्टॉक्स और बॉन्ड। देखो मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो लेस देन अ ईयर यानी 365 डेज से कम ले आप पैसा उठाते हो और रिटर्न करते हो। और जो कैपिटल मार्केट है ये लंबे समय के लिए, यानी आप लंबे टाइम के लिए पैसा बोरो करोगे फिर उसको रीपे कर दोगे, यानी इन्वेस्टमेंट भी लंबे टाइम के लिए होगी। सो ये आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म खास करके कंपनीज और गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करती है कि वो कैपिटल को रेज कर सके थ्रू इन्वेस्टमेंट एंड अब थ्रू इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन। अब यानी कैपिटल मार्केट में जो मेन दो आती हैं, दो उसके प्राइमरी सेगमेंट्स है, पहली स्टॉक मार्केट, दूसरी बॉन्ड मार्केट। देखो जो स्टॉक मार्केट है वो मार्केट प्लेस है जहां शेयर्स अलग अलग कंपनीज के खरीदे और बेचे जाते हैं। अगर मैं आपको इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस की बताऊं तो एक तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस है। स्टॉक मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन्वेस्टमेंट्स को चैनलाइज करने में, यानी इन्वेस्टर अलग अलग बंदों, देखो कंपनीज को पैसे की जरूरत है, इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। आइडियल पैसा इन्वेस्टर्स इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं प्रोडक्टिव काम में और उससे इकोनॉमी की ग्रोथ बूस्ट होती है। सो एक तो आपको लिक्विडिटी मिलेगी शेयर होल्डर्स को और कंपनीज को पैसा मिलेगा आईपीओ के थ्रू, और सब्सिक्वेंट आईपीओ के बाद वो सब्सिक्वेंट और भी शेयर्स पब्लिक से उठा सकते हैं। सेकेंड जो मार्केट आती है वो आती है बॉन्ड मार्केट। देखो बॉन्ड मार्केट लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज की मार्केट है जहां पे आप डिवेंचर्स को या बॉन्ड्स को जो लॉन्ग टर्म के लिए उनको ट्रेड करते हो। इसमें आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और इसके अलावा जितने भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे आ जाते हैं। देखो बॉन्ड मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट और कंपनीज के लिए जहां से वो फंड्स को रेज कर सकते हैं। अब फर्क कितना है, यहाँ पे वो डिवेंचर्स या बॉन्ड्स को इशू करेंगे, यानी जो हमारा इंडिया में जो सेबी है ना वो बॉन्ड मार्केट को रेगुलेट करता है। सो यहाँ पे मैं आपको बारी बारी बॉन्ड्स का यूज हो रहा है। सो बॉन्ड में से एक क्वेश्चन आया था वो ध्यान से करो। देखो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले आते हैं यूरो बॉन्ड्स। देखो जब बॉन्ड्स को इशू किया जाता है फॉरेन कंट्री में एंड आर डिनोमिनेटेड इन द करेंसी अदर देन द करेंसी ऑफ द कंट्री वेयर द बॉन्ड्स आर इशूड। मान लो आप फॉरेन में बॉन्ड्स को इशू कर रहे हो पैसा उठाने के लिए। अब जो फॉरेन में बॉन्ड्स इशू कर रहे हो वो उनकी करेंसी में डिनोमिनेटेड है रेदर देन हमारी करेंसी में उसका कोई लेना देना नहीं, उसको यूरो बॉन्ड्स कहा जाता है। सो जो यूरो बॉन्ड्स आर इशूड इन द करेंसी डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी ऑफ द कंट्री वेयर दे आर इशूड। एक चीज मानो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो, अगर मैं मान लो फॉरेन की कंट्री में हम इंडिया का बंदा, इंडिया की कंपनी फॉरेन की कंट्री में बॉन्ड्स इशू कर रही है, अब वो बॉन्ड्स उस कंट्री के नहीं उसके भी अलावा डिफरेंट कंट्री की करेंसी में होंगे, दैट इज यूरो बॉन्ड्स।
सेकेंड आती हैं ग्लोबल बॉन्ड्स। अब ये बॉन्ड्स है दैट इज डिनोमिनेटेड इन द फॉरेन करेंसी एंड ऑफर्ड फॉर साइमल्टेनियस प्लेसमेंट इन द डिफरेंट कंट्रीज। अब इनको फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेट किया जाता है और साइमल्टेनियसली इसको अलग अलग कंट्रीज में प्लेस किया जाता है। जो आपके ग्लोबल बॉन्ड्स हैं ये मल्टीपल कंट्रीज में इशू किए जाते हैं एंड आर टिपिकली डिनोमिनेटेड इन द करेंसी अदर देन द लोकल करेंसी। आपकी लोकल करेंसी का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, उसके अलावा और मल्टीपल कंट्रीज में साइमल्टेनियसली इनको प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं यांके बॉन्ड्स। देखो ये बॉन्ड्स यूएस डॉलर्स में डिनोमिनेटेड होते हैं और इसे यूएसए में इशू किया जाता है। जो यांके बॉन्ड्स है डेट आर इशूड इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड डिनोमिनेटेड इन द यूएस डॉलर्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके पास समुराई बॉन्ड्स। देखो जो ये बॉन्ड्स है ये जापानीज येन में डिनोमिनेटेड है और इसे जापान में इशू किया जाता है। समुराई बॉन्ड्स आर इशूड इन जापान एंड डिनोमिनेटेड इन जापानीज येन। के बड़ी नॉर्मल चीज़ है। अब आगे ना एक क्वेश्चन आया था, ध्यान से सुनो। Switching to long-term government bonds, the investor acquires an asset whose price fluctuates as interest rates vary. देखो ये बिल्कुल ट्रू है, बिकॉज देखो जो बॉन्ड के प्राइजेस हैं वो इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं इंटरेस्ट रेट के साथ। जब इंटरेस्ट रेट राइज होगा बॉन्ड का प्राइस कम होगा, डिक्रीज होगा, और जब इंटरेस्ट रेट कम होगा बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज होगा। सो जो बॉन्ड का प्राइस है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो इन्वर्सली एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारी आती है रिलेशनशिप क्या है बॉन्ड के प्राइस में और इंटरेस्ट रेट के बीच में। देखो जो बॉन्ड के प्राइजेस हैं, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, उनमें इनवर्स रिलेशनशिप होती है। यानी जब इंटरेस्ट रेट्स राइज होंगे, जो प्रेजेंट वैल्यू है फ्यूचर बॉन्ड कैश फ्लोज की वो डिक्रीज होगी। इसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो बॉन्ड का प्राइस है वो डिक्रीज हो जाएगा। कन्वर्सली अगर मैं बताऊं, जब इंटरेस्ट रेट बढ़े कम होगा तो जो प्रेजेंट वैल्यू है फ्यूचर बॉन्ड के कैश फ्लोज की वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण जो बॉन्ड का प्राइस है वो फ्यूचर में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइजेस एंड इंटरेस्ट रेट्स। नेक्स्ट आता है कुछ उन्होंने ना आपको ना ये मैच अपने चूज द करेक्ट वन में क्वेश्चन डाला था। उन्होंने आपको 6-7 ऑप्शंस दे दी, वो कहते थे इनमें से चूज करके बताओ कि कौन सी चीज़ें कैपिटल मार्केट के साथ रिलेटेड है। देखो इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ, लॉन्ग टर्म लोन्स और वेंचर कैपिटल तीनों ही आपकी प्राइमरी कैपिटल मार्केट के साथ रिलेटेड है। अब यहाँ से क्वेश्चन आया था वेंचर कैपिटल के रिगार्डिंग। देखो जो वेंचर कैपिटल है ये एक लॉन्ग टर्म कैपिटल है जिसको एम्ब्रेस किया गया बाय हाई नेट वर्थ एंड हाई रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टर्स। यानी इन वेंचर कैपिटल को कौन अट्रैक्ट करता है? जो हाई नेटवर्थ वाले और जिनके साथ हाई रिस्क, यानी जो बंदे रिटर्न भी बड़ी ज़्यादा चाहते हैं और जो हाई रिस्क को फेस भी कर सकते हैं, वो वेंचर कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं। यानी वेंचर कैपिटल रेफर्स टू टाइप ऑफ फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड टू अर्ली स्टेज हाई पोटेंशियल कंपनीज विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल। यानी स्टार्टिंग में जब आपको लगता है ये कंपनी बड़ी ग्रो करने वाली है, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, जब आप उसको अर्ली स्टेज में हाई पोटेंशियल कंपनीज में पैसा देते हो, फाइनेंसिंग करते हो, डेट इज वेंचर कैपिटल। इसमें टिपिकली हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स आ जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारी आती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो लास्ट टॉपिक है हमारा, फिर ये हमारी सिलेबस की लाइन कंप्लीट हो जाएगी। देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट स्पेसिफिकली डील करती है यानी जो आपकी वो डेट सिक्योरिटीज है जिनको गवर्नमेंट इशू करती है, उनका ट्रेड करना, उनको इशू करना, ये सब कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में होता है। कॉमन सिक्योरिटी मार्केट को आप कॉमनली सेक के नाम से भी जानते हो। सेक मीन्स सिक्योरिटीज जिसमें ट्रेजरी बिल्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आ जाते हैं। यानी ये दो चीज़ें मेन है जो सबसे ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन में पूछी जाती है। देखो गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स वो भी एक गवर्नमेंट की आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट का हिस्सा है, और गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी। यानी जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कैपिटल मार्केट का। वो एज अ बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स के लिए इकोनॉमी में सर्व करती है। यानी जो आपके इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स तय किए जाते हैं ना, उनके लिए जो बेंचमार्क है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है। यानी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स प्रिवेल करेंगे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज के लिए, उनको ही आप कैपिटल मार्केट के लिए यूज करोगे। सो जो आरबीआई है वो मैनेज करता है इशू
ऑक्शन और ट्रेडिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, मतलब जब जब गवर्नमेंट कोई सिक्योरिटीज अपनी रिलीज करेंगी, किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से इशू करना है, सारी फॉर्मेलिटीज, सारी रूल्स और रेगुलेशंस आरबीआई हैंडल करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं इंडिया की, वो आपको अलग अलग एवेन्यूज इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करते हैं कि वो इन्वेस्ट करें पैसा अपना प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में, ट्रेड करें सिक्योरिटीज का और अपने फंड्स को मैनेज करें उनकी रिस्क प्रेफरेंसेस और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के बिहाफ पे या उनको कंसीडर करते हुए। सो जो ये मार्केट्स है ये कंट्रीब्यूट करती हैं कि आपने अपनी कैपिटल को किस तरीके से एफिशिएंटली एलोकेट करना है, सेविंग्स को मोबिलाइज करना और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से कंट्री की होनी चाहिए। रेगुलेटरी बॉडीज जैसे आपका आरबीआई, सेबी इंपॉर्टेंट रोल, क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कि ताजो इन मार्केट्स में ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जाए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को प्रोहिबिट किया जाए, फेयरनेस लाई जाए और कहीं ना कहीं आपकी जो फंक्शनिंग है मार्केट्स उनमें स्टेबिलिटी बनाई रखी जा सके। ठीक है, सो यहाँ पे आज का हम क्लास करते हैं कंप्लीट।